नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को रीऑर्गेनाइज किया। सिर्फ रीऑर्गेनाइज नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे ऐसे फैसले भी लिए, कुछ ऐसी ऐसी रणनीति भी बनाई जिससे बॉर्डर पे तैनात हिंदुस्तान की सेना का सीना वाकई 56 इंच का हो गया। एक तो हथियार, बेहतर इक्विपमेंट्स, ऑपरेशनल फ्रीडम, उसके अलावा जिस हिसाब से भारत को पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पेश किया, जिस तरह की संधियां की, समझौते किए और जिस हिसाब से हिंदुस्तान के दुश्मनों को जो कहते हैं कि नेल कर देना, उस तरह की नीति को अपनाया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जो फॉरेन पॉलिसी, जो अप्रोच है उनका, उससे सेना पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी किस हिसाब से सेना को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज लेंगे। एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सेना साहब से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ये इतना विदेश यात्रा करते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो विदेश में घूमते, पहले ज़माने में यही होता था कि वहाँ जाते हैं, वहाँ अपना चेहरा चमकाते हैं। लेकिन जो संधि उन्होंने की, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स उन्होंने बनाए, क्या इसका इम्पैक्ट आर्मी के ऊपर, जो सेना, जो जवान बॉर्डर पे खड़े होते हैं, उस पर पड़ता है? बहुत पड़ता है। मैं थोड़ा सा महाभारत का कोट करूँगा। जब युद्ध होने वाला था तो कौरव लोग भी ताक में थे, किस किस राजा को ले लो अपने साथ। पांडव भी ताक में लगे हुए थे, यहाँ तक कि दुर्योधन कृष्ण भगवान को से भी मदद मांगने आया था। जिस कृष्ण भगवान को अरेस्ट कर रहा था वो कि कैद करो इनको, उससे भी उनसे भी मदद मांगने आया था। तो ये नंबर गेम है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब युद्ध छिड़ता है तो नंबर गेम है। आज यूक्रेन में जिस तरह से रूस को टफ टाइम मिल रहा है, क्यों? अमेरिका, पूरा यूरोप के देश, नाटो कंट्रीज, वो सब मिले हुए हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं। तो नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर गेम मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो संख्या है देशों का, वो बढ़ाओ। तो ये बहुत बड़ी अच्छी रणनीति मोदी जी की थी। वो जो अमेरिका, जो पाकिस्तान का हमदर्द था, उसको मोदी जी ने अपने ग्रिप में ले लिया और अमेरिका ने हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर का स्टेटस दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। बहुत कम देश है जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, अमेरिका ने बनाया। अब बताते हैं कि 3 पैक्ट जो उन्होंने साइन किया मोदी जी ने अपने टेन्योर में, पहला लेमुआ, दूसरा कोमकासा और तीसरा बीका। लेमुआ की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 30 अगस्त 2016 को साइन किया गया था। और इससे क्या फ़ायदा होगा? ये प्योरली एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है कि हम ना जितना मिलिट्री लॉजिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है उसका म्यूचुअल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। अब यदि हिंदुस्तान के जो मिलिट्री लॉजिस्टिक सेटअप हैं, यदि कोई फाइटर जेट अमेरिका का आके रिफ्यूल करना चाहता है, कर सकता है, नो प्रॉब्लम। एयर स्पेस इज अवेलेबल। कोई पोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे दुश्मन को क्या संदेश जाता है कि वे सब मिले हुए हैं, कि तो अब इनकी मिलिट्री है। हालांकि लेमुआ मिलिट्री पैक्ट नहीं है, लेकिन भाई कुछ कुछ मैसेज दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। नहीं दिखता है कि संदेश बहुत साफ है, क्लोज आ रहे हैं। दूसरा कोमकासा, उसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 6 सितंबर 2018 को साइन हुआ था और उस समय प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रंप। और इसका फ़ायदा क्या है कि अमेरिका इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को एवियोनिक्स के क्षेत्र में दे सकता है। और एक लीगल फ्रेम बन गया, जो कि क्योंकि यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट फैसला लेता है तो बहुत ही, कांग्रेस में वहाँ बहुत किंतु परंतु होता है। तो ये लीगल फ्रेम बना दिया जिसके तहत हिंदुस्तान को कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो उसका कांग्रेस में बवाल नहीं होगा, बवाल नहीं बच सकता। तीसरा बेका, उसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दैट मीन्स ये 26-27 अक्टूबर 2020 को साइन हुआ था। देखिए यूके के साथ, यूके नहीं, ये अमेरिका के साथ ही, सब अमेरिका की बात करें, यूके के साथ बाद में आता हूँ। ये अमेरिका के साथ हो रहा है 26-27 अक्टूबर का। तो देखिए, एक 2016 जब मोदी जी थे, 2018 मोदी जी टाइम, 2020 मोदी जी, पहले ही सब क्यों नहीं साइन हुआ? और बीका का क्या है कि एडवांस सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिकल डाटा जो है
वो अमेरिका हमारे साथ शेयर करेगा, शेयर करता रहेगा। तो यदि सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो आप सोचो कि कोई ट्रुप मूवमेंट होता है, चाइनीज मूवमेंट होगा, वो तो हमारे पास डाटा है, सारा डाटा रहेगा। तो इतना कितना फिर अमेरिका के ब्रिटेन के इंग्लैंड के साथ 10 अक्टूबर 2020 को डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया। उसका वो सेम चीज़ है जो लेमोआ है कि हमारे जो मिलिट्री बेसिस हैं उसका रेसिप्रोकल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उसके बाद यदि हम मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें, खाली मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि अमेरिका से क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम लिया। C-130J सुपर हरकुलस जिसमें ट्रुप्स को लिफ्ट किया जाता है, क्वांटिटी 13, C-17 ग्लोब मास्टर क्वांटिटी 11, CH-47 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर 15, अपेची अटैक हेलीकॉप्टर 22, P-8I पोसिडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट 12, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर 145। ये सब स्टेट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी हमने Yes. अमेरिका से लिया, तो हमने मॉडर्नाइज किया। जो मैं शुरू बोला था क्वांटिटी एंड क्वांटिटी की बात। अब हम आते हैं कि क्या क्या रिऑर्गेनाइजेशन मोदी जी ने किया। पहला, कारगिल वॉर का जो रिपोर्ट था उसमें CDS की कल्पना बोला गया था, CDS तुरंत बनना चाहिए। 1999 और कब जाके ये बना, मतलब बीच के लोग सो रहे थे, CDS बना ही नहीं। अच्छा, उसके बाद तो 4 दिसंबर 2020 को 3 नया आर्मी का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ आर्मी हेडक्वार्टर्स में। क्या? एक नया न्यू पोस्ट बना, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब स्ट्रेटजिक आपकी थिंकिंग ठीक है तो स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, ऑपरेशनल, दुश्मन का कैपेबिलिटी, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या गेम खेल रहे हैं, कौन हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, उसका क्या सोच है, वो कहाँ तक खड़ा होकर हमको सपोर्ट कर सकता है, ये सब स्ट्रेटजी में आता है। तो स्ट्रेटजी एज ए फैक्टर टू विन वॉर, DCOS स्ट्रेटजी बना फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने पहले ये कोई स्टडी बनाने ये अपॉइंटमेंट था ही नहीं, ये अपॉइंटमेंट पहले था ही नहीं। तो पहले हम लोग कोई स्ट्रेटजी बनाते नहीं थे इस तरीके से। बनाते थे बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड था। ओके, सब अपने अपने हिसाब से कर रहा है, अपने हिसाब से। आर्मी अलग कर रहा है, एक अलग कर रहा है, वो अलग कर रहा है। यहाँ मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। Okay. आर्मी में भी ये जो सिनर्जी होना चाहिए वो नहीं था। तो अब तो देखिए, व्हेन यू मेक 1 पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन थिंग, वो बेटर परफॉर्मेंस होगा या 10 आदमी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम थिंग। सही बात है। तो वो DCOS डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्ट्रेटजी बन गया। दूसरा चीज़, जो एग्जिस्टिंग पोस्ट था डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लानिंग एंड सिस्टम, उसको कन्वर्ट कर दिया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस, और उसके अंदर ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक हेड के अंदर डाल दिया। तीसरा, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले था इंफो सिस्टम एंड ट्रेनिंग, उसको कन्वर्ट करके बना दिया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंफो सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो रिऑर्गेनाइजेशन लगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रिऑर्गेनाइजेशन किया, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता था कलकत्ता में, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, और मैं खुद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से डील कर चुका हूँ। और मैं बहुत डिप्लोमेटिकली बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत मित्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उनको बुरा लग जाएगा, तो मैं उनको आहत नहीं करना चाहता, दोस्ती भी कोई चीज़ होती है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फंक्शनिंग से एकदम खुश नहीं था, एकदम खुश नहीं था। खाली एक बात बोलना चाहता हूँ, बजटरी सपोर्ट की बात आती है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पहले हम लोग से पैसा ले लेता था, और माल सप्लाई होता था 3-3 साल डिले। अपना फाइनेंशियल पैसा बुक कर लिया, पैसा ले लिया, और सप्लाई 3 साल के बाद लेट 100% नहीं होता था। और अब क्या होता है? अब क्या किया मोदी जी ने, इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया है पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। 7 न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज बना दिया है, तो कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, कॉर्पोरेट कल्चर ले आया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। और क्या क्या बने हैं? पहला, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इंजीनियर इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रुप्स कम्फर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ऐसे 7 उन्होंने बनाया है कंपनी। और क्योंकि ये कॉरपोरेशन है तो इसके जो फंक्शनिंग का स्टाइल है वो अलग है। और अब इनका सिर्फ ये है एफिशिएंसी और प्रॉफिट। एफिशिएंसी और प्रॉफिट का कीवर्ड है। मतलब ये जो पहले जो सरकारी रवैये से काम होता था उसको बदल के कंप्लीट जो है प्रोफेशनलिज्म इंड्यूस किया गया है। कल्चर बदल दिया, वर्क कल्चर बदल दिया। लड्डू खाना है तो पसीना बहाओ,
आके मुंह में कोई लड्डू नहीं डालेगा। तो ये बताइए कि ये सारे पॉइंट्स, ये जो हम लोगों ने पूरा जो डिस्कस किया, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये बदलाव कर रहे हैं, क्या कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री आए इन सब चीज़ों को रिवर्स भी कर सकता है? नो क्वेश्चन, सवाल नहीं पैदा होता है। 28 फरवरी 2022 को नहीं लाया जा सकता दिसंबर में नहीं लाया जा सकता, सवाल नहीं पैदा होता है। तो ये लगता है कि भाई ये अच्छा हुआ है, जो हो गया वो हो गया। अब ये बताइए कि ये जो आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, खास करके सीनियर लेवल पे, उनके बीच क्या मैसेज गया इन सारी बदलाव से? देखिए, मैं बहुत फ्रैंकली बात करूंगा, क्योंकि यदि मैं लीपापोती नहीं करता, बहुत फ्रैंकली करना भी नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, मेजॉरिटी 90-95% लोग खुश हैं और अंदर से बहुत खुश हैं, और जो मैटर करते हैं, जो सर्विसेज चीफ्स हैं, राइट, वो तो बहुत ही प्रसन्न हैं। चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो, सब जानते हैं अच्छा काम हो रहा है। आप जिस तरह से रफाल डील में आप एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स, एयर चीफ वगैरह, आप कमेंट देखिए, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, और उनके कमेंट्स देखिए, कंप्लीट दे आर स्टैंडिंग विद मोदी। मेरा रफाल पे मेरा 3 वीडियो है जिसमें मैंने तुलना किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि रिलायंस को मदद किया गया है। अरे भाई, रिलायंस को तो 5% का वैल्यू, पूरे टोटल वैल्यू का 5% भी नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि ये खाली पॉलिटिक्स खेलने का ये है। तो ये जो मेजॉरिटी आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी। जो नेशनलिस्ट माइंडेड हैं, जो अपना मतलब रिटायरमेंट के बाद भक्ति कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे दे दिए हैं, वो ऑब्वियसली चिढ़ेंगे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि जो इस तराजू पे बैठे हुए हैं कि भाई राष्ट्रभक्ति, मदर इंडिया, भारत माता, वो सब इनके साथ है, बोलते हैं वेल डन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि किस तरीके से आपने 3 एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना का चाल चरित्र, जो चेहरा बदला है, उसको समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।